हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं आज आप लोगों के साथ एक मेरे नए रिसर्च के बारे में साझा करना चाहता हूं, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर के बारे में है। आपको पता है कि इंडिया और नेपाल का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है पास से और अभी तक, लेकिन कुछ खट्टे मीठे चीज़ें भी रहती है। आपको पता है कि दो रीजन पे मेजर डिस्प्यूट्स है। एक तो वेस्टर्न साइड में जो लिपुलेख के रीजन है, एक तो ईस्टर्न साइड में जो आपका बिहार में सुस्ता गांव है। मैंने एक नई रिसर्च जो किया है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उस टॉपिक का नाम है ओपन बॉर्डर्स ऑस्किलेटिंग आइडेंटिटीज़, सुस्ता विलेज इन इंडो नेपाल फ्रंटियर। ये जो टॉपिक है ये मैंने कुछ दिन पहले ही सीमा जागरण मंच द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था 21 अगस्त और 22 अगस्त को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, उसमें प्रेजेंट किया है। ये 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। ये जो टॉपिक है, मतलब अगर मैं बताना चाहूँ ये टॉपिक क्या है ना, तो आपको पता है कि वी हैव अ वेरी यूनिक एग्जांपल ऑफ ओपन एंड कॉम्प्लेक्स क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। आपको पता है इट इज़ अ कल्चरल कॉरिडोर वेयर आइडेंटिटीज आर मेड बाय द पीपल, हिस्ट्रीज आर शेयर्ड एंड द बिलोंगिंग्स इज रिकॉन्साइल्ड रेदर देन फिट्स। जैसे कि मेरा टॉपिक है ओपन बॉर्डर्स एंड ऑस्किलेटिंग आइडेंटिटीज़। ओपन बॉर्डर है और आइडेंटिटी लोगों का जो है हमेशा चेंज होता रहता है। तो क्या ये लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो रही है, ये ज़मीन की बात है ना। सो पार्टिकुलरली ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है दैट इंडिया एंड नेपाल शेयर अ वेरी यूनिक नेबरहुड एंड फ्रेंडशिप with open borders for their citizens. The people of India and Nepal can move freely, settle down anywhere in India or Nepal, do any business, any legal business, where they have work opportunities. Both the nations share a very common history, culture, identities in ancient times. पर अभी के दौर में ये पॉइंट्स है। अगर आप बात करें हमारा और नेपाल का जो ओपन बॉर्डर जो है तकरीबन 600 किलोमीटर का है। ओपन बॉर्डर है ना, जो आपके 5 राज्यों को जोड़ता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 स्टेट है। हम लोगों ने बहुत अच्छे, पर 2 रीजन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कई सारे डिवीजन्स है। अगर हमारा जो बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, उस बॉर्डर में फेंसिंग नहीं हुए ज़्यादातर, और यहाँ पे हमारा एक पिलर से डाला जाता है, पर कई सारे पिलर टूट गए हैं और हज़ारों ऐसे जगह है जहाँ पे डिस्प्यूट चल रही है। पर 2 डिस्प्यूट सबसे मेन डिस्प्यूट है। एक डिस्प्यूट है काला पानी रीजन के, जो उत्तर प्रदेश में, जो उत्तराखंड में पड़ता है, और दूसरा डिस्प्यूट है सुस्ता गांव, जो कि आपके वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस डिटेल में करने चाहते हैं। तो मेरा जो है रिसर्च जो है ये है, इट इज़ टाइप ऑफ दी कोलैबोरेटिव कंपैरेटिव रिसर्च, जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अगर मैं बात करूं रिसर्च की, तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर लेता हूं हिस्टोरिकल रूट्स की, है ना, कि हमारी हिस्टोरिकल क्या याद है। आपको पता है इंडिया नेपाल का बहुत ही अच्छा पुराने ज़माने से रिलेशन है। अगर आप जाएंगे वहाँ पे सनातन धर्म की बहुत सारी एविडेंस वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम है, गौतम बुद्ध का लुम्नी में जन्म स्थान है, अशोक जो मॉडर्न नेपाल के तीसरे रूलर थे वो भी लुम्नी गए थे। इन सब की जानते हैं। वहाँ पे लिच्छवी, मल्ला, ये सब डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती है। वहाँ पे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तंत्रसिज्म, वज्रयान, सब चीज़ वहाँ पे डेवलप हुआ है। तो हमारा उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा है शुरू से, है ना। बाद में चल के अगर हम मॉडर्न टाइम में आते हैं तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट किंग थे, उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह, और उनके जो सक्सेसर है उनके साथ मॉडर्न नेपाल की मेन बिगनिंग शुरू होती है। तो पृथ्वी नारायण शाह जो है अपना स्टेट को एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं, और जब एक्सपेंशन करते हैं करीबन 1770 की बात है, उस समय ब्रिटिशर्स को दिक्कत होती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैड अ ट्रेड रिलेशन विद दिस हिल पीपल्स इन द नेपाल, और उसी तरह से वो तिब्बत होते हुए चाइना से भी ट्रेड करते थे उस समय। पर यहाँ पर जब दिक्कत होना शुरू हुई तो ब्रिटिशर्स ने उनको अटैक करना शुरू किया। तो 1767 के आसपास ब्रिटिश कंपनी जो गोरखा लीडर जो है पृथ्वी नारायण शाह, उन पे अटैक करता है, पर वो हार जाते हैं। ब्रिटिशर्स आर वेरी बैडली, लाइक दे वर नॉट एबल टू विन दी बैटल, है ना, दे वर ओवरथ्रोन फ्रॉम दैट रीजन्स। उसके बाद फिर से दूसरी जो सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो 1814 से 16 के बीच में होती है। उसको हम बोलते हैं एंग्लो गोरखा वार, है ना, एंग्लो नेपालीज वार। इस बार में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, खासकर कर्नल बेनेट मार्ले, सर डेविड और चिलोनी, और वहाँ के उस तरफ के जो गोरखा के जो अधिकारी लोग थे सेना में, उनका नाम था उजीर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, भत्ती थापा, ये लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इस लड़ाई में उनकी हार हो जाती है, और हार के बाद 1815 में, खासकर 2 दिसंबर 1815 में एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी का
नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली जगह जो है वो आपके प्रेजेंट टाइम में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार में पड़ता है, वेस्टर्न चंपारण में। इस सुगौली के तहत जो 15 में साइन हुआ 1815 में, उसको रेटिफाइड 1816 में किया गया। इस ट्रीटी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, उसके बारे में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, ट्रीटी में क्या था। तो जो ट्रीटी की बात करें तो ट्रीटी में सिंपली बताया गया कि जो महाकाली रिवर है, जो नेपाल में शारदा रिवर बोलते हैं, ठीक है, तो महाकाली रिवर विल बी दी बॉर्डर लाइन ऑफ द वेस्टर्न नेपाल। तो महाकाली रिवर से वेस्टर्न साइड के एरिया जो होंगे वो ब्रिटिश इंडिया का होगा और ईस्टर्न साइड का जो एरिया होगा वो नेपाल का होगा। और इधर से वेस्टर्न साइड में जो सिक्किम नदी जो था उसमें भी ये डिफाइन किया गया कि सिक्किम नदी जो मेची नदी है, एक मेची नदी जो होगा वो ईस्टर्न बॉर्डर। तो दो नदी डिफाइन किया गया, एक तो महाकाली नदी है दैट विल बी द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल, और एक नदी जो होगी आपकी वो मेची नदी होगी दैट वुड बी द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द नेपाल। अब यहाँ पे पॉइंट अगर हम बात करें आगे, अगर हम समझे इसको, तो जो साउदर्न नेपाल की जो बात चल रही थी वो ब्रिटिश इंडिया होगा। जो ब्रिटिश इंडिया का जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार वाले रीजन में, और से जो आपके जो बंगाल वाले रीजन में रूल था, वो इसकी साउदर्न बाउंड्री थी। तो ये इम्पल सिंपली था। पर 1857 के विद्रोह में गोरखा लोगों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, है ना, विद्रोह को दबाने में। तो उससे खुश होकर ब्रिटिशर्स ने कुछ ज़मीन, खासकर अगर मैं बात करूँ बांके, बर्दिया, कैलाली, देन भी है कांचपुरम, ये सब जगह जिसको हम नया मुल्क बोलते हैं, नया मुल्क है ना, उसको ब्रिटिशर्स वापस कर दिए नेपाल में। तो ये अपना तो था ट्रीटी ऑफ सुगौली। अब आगे बात करते हैं, जब देश आज़ाद होता है, नेपाल तो रूलर ही है, वहाँ पे किंगडम चला और इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। देश आज़ाद होने के बाद दिक्कत क्या था, हमारे जो सबसे पड़ोसी जो ऊपर वाला देश है, नेपाल का भी जो पड़ोसी है, उसका नाम चाइना है। चाइना में माओ जेडुंग रूल कर रहे थे। उनकी बहुत बड़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है माओ जेडुंग को, इसके डर से कि नेपाल पे ना अटैक हो जाए, है ना, तो नेपाल को चाहिए था एक अच्छा दोस्त जो पुराना हो, है ना, भरोसामंद हो और उसके इंटरेस्ट को बचाए। तो नेपाल और इंडिया को भी ऐसा चाहिए था कि ऐसा ना हो कि नेपाल भी कब्जा हो जाए चाइना से, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल ने सोचा कि क्यों ना हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, ठीक है। तो इन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया 1950 में, ठीक है। बोथ द कंट्री डिसाइडेड टू साइन द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विच वॉज साइन इन 1950। इस ट्रीटी को 1950 में करीबन 31 जुलाई को साइन किया गया। इंडियन जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एम्बेसडर थे उस समय वहाँ के नेपाल के, उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनका नाम था मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा। इन लोगों ने ट्रीटी साइन किया। इस ट्रीटी साइन करने के बाद इसमें आर्टिकल अगर 5 पढ़ेंगे, उसके तहत कहा जाता है कि नेपाल वॉज फ्री टू इम्पोर्ट from or through the territory of India arms, ammunition or the warlike materials, equipment, anything. So in addition, both the Nepal and India committed to consulting each other on the security and foreign affairs matter. दोनों देश को साथ में मिलकर साथ में चलना था। लेकिन जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी के बारे में बहुत डिबेट होता है। 1950 का जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप का जो ट्रीटी है, इसमें बहुत डिबेट होता है। नेपाल लोग बोलते रहते हैं कि ट्रीटी गलत है, नेपाल के सोवरेंटी के खिलाफ है, ये ट्रीटी नहीं होनी चाहिए, इस पर रेटिफिकेशन होनी चाहिए। इंडिया हमेशा बोलता है वी आर रेडी फॉर दैट। India has always insisted that this treaty was based on the mutual benefits and it's ready to amend if Nepal desires, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो सबसे बड़ा सवाल आता है, जो मेरे रिसर्च में मैंने पॉइंट आउट किया है, ओपन बॉर्डर। हमने ओपन बॉर्डर पॉलिसी क्यों अपनाई, कैसे अपनाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। So as per this treaty of the 1950, both the country followed an open border policy that allowed the free movement of Indian people and Nepalese people. करीबन 1880 किलोमीटर का जो एरिया, जो बॉर्डर लैंड जो है, जो 5 राज्यों के साथ मिलता है, यहाँ पे ओपन बॉर्डर है। नेपाल गेट्स एक्सेस टू इंडियन मार्केट ड्यू टू दिस न्यू ओपन बॉर्डर पॉलिसी। दे कैन कम टू इंडिया टू रीड, health, jobs and all. Even more than 30,000 people of Gorkha are recruited into the Indian Army. They can be the part of civil services. I know many of my friends in JNU, they had done their PhD and masters from JNU. They had utilized all the resources of Indian government. So this is what we know. But during the 2 occasions, there had been some of the problems. 2 समस्याएं 2 ओकेशन पे हमें मिलती है। सबसे बड़ा चीज़ है, इंडिया हैड फॉलो 2 इंटरनल ब्लॉकेज। एक ब्लॉकेज जो हुआ था 1989 का हुआ था और दूसरा 2015 का।
1989 में क्या हुआ था, इंडिया ने तकरीबन 22 रूट को और 15 ट्रांजिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था। कारण बहुत सिंपल था कि नेपाल हैड इम्पोर्टेड आर्म्स फ्रॉम द चाइना। वो चाइना से आर्म्स खरीद लिया। 1950 ट्रीटी में क्या बोलता है, जो भी फॉरेन अफेयर और आर्म्स की डील होगी इंडिया के साथ लेके चलना है। एंड विदाउट कंसल्टेड इंडिया दे हैव इम्पोर्टेड आर्म्स फ्रॉम चाइना। नाउ इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट ऑन इंडियन बॉर्डर। आर्म्स चाइना से आप दोस्ती कर रहे हैं, तो इंडिया ने इसको ब्लॉक कर दिया। सिर्फ 2 रीजन जो था उसको छोड़ दिया था, रक्सौल बिगरंज का एक और। ये जो ट्रीटी है इसके तहत गलत बात हुआ तो इंडिया ने सिंपली बात बोला। दूसरी जो ब्लॉकेज 2015 में आई थी, 2015 में आपको पता है नई गवर्नमेंट आई थी, वहाँ पे संविधान बना था नया। उस संविधान में 2 कम्युनिटी है, मधेसी और थारू, जो कि इंडियन ओरिजिन से आते हैं, साउदर्न नेपाल में रहते हैं। उनके राइट्स को बहुत मार्जिनलाइज दिखाया गया, उनके राइट्स को नहीं दिखाया गया। तो जब इंडिया ने ब्लॉक कर दिया तो नेपाल हैड गोन थ्रू अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ फ्यूल, मेडिकल एसेंशियल्स एंड ऑल। बहुत सारी समस्याएं हो गई। अगर मैं बात करूं, और वो हमेशा ब्लेम किए कि इंडिया ने उसको ब्लॉक कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको कोटेशन दूँ, लेट मी कोट, एट दैट टाइम द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर द इंडिया गवर्नमेंट वाज श्रीमती सुषमा स्वराज, लेट श्रीमती सुषमा स्वराज। उन्होंने बोला था पार्लियामेंट में, लेट मी कोट इट, उन्होंने बोला देयर वर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस रिजल्टिंग इन डेथ एंड इंजुरी इन रीजन्स ऑफ नेपाल बॉर्डरिंग इंडिया। In fact, the government of India has facilitated the supplies wherever possible. Several thousand trucks have remained stranded for weeks, waiting on the Indian side of the border crossing. The primary crossing of Ratsol and the Birgunj, which accounts for the about 2/3 of our trade, remains closed for the Nepali side for more than 2 months. ये नेपाल ने बंद किया था, इंडिया ने बंद नहीं किया था. However, every day our several hundred cargo truck had been going there to support them. Indian Oil Corporation has delivered more than so many dozens of medical the oil tankers. More than 400 medical consignments were cleared through that borders. So India had been supporting. ये मैं आपको 3 दिसंबर 2015 में जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज ने जो बोला, मैं उनकी चर्चा करना चाह रहा हूँ. So a point है, nevertheless, India has always maintained that it will follow an open border policy as per the 1950 treaty with the neighbors. So India's foreign ambassador to Nepal wrote in his book, Indian foreign ambassador, especially देव जी नाम है उनका, उन्होंने ये बोला था. अगर मैं नाम बताऊँ उनका जो पूरा नाम क्या है, तो उन्होंने कोट किया 2001 में उस फॉरेन मिनिस्टर जो नेपाल के एम्बेसडर थे, उन्होंने बोला है कि ओपन बॉर्डर रिजीम should not be changed, but adequate steps are required both for ensuring security and to remove the steps which are problematic. He further suggests that India needs to pursue on a priority basis the establishment of the integrated checkpoints and provision of the support facilities. तो हमें थोड़ा सा चेक पॉइंट बनाना है. ओपन बॉर्डर पॉलिसी अच्छी है एंड दिस इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी 2 देश के बीच में बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है. अब मैं बात करता हूँ, मेरे जो रिसर्च से दूसरा थीम है वो है इंडियाज़ हेल्प और हिडन एजेंडा. जब भी इंडिया उनको हेल्प करता है तो नेपाली लोगों को ये लगता है कि इंडिया अपने मकसद से हेल्प कर रहा है, कोई एजेंडा छुपा हुआ है. ये एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 1960 के आसपास का एग्जाम्पल है. उस समय नेपाली फॉरेन मिनिस्टर ऋषिकेश शाह जी भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलना चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से. नेहरू जी ने उनको बोला था ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर नेपाल, नेपाल के लिए वो हमेशा तैयार है. पर आपको पता है नेपाली ने यहाँ पे क्या सोचा? उन्होंने बोला इसमें भी कोई इनकी एजेंडा होगी, मतलब मेरे नेहरू जी कोई एजेंडा होगी. अब यहाँ पे जानते हैं, स्पेशली जब 2001 में नेपाल के जो राजा जो थे, अगर हम बात करें नेपाल के राजा किंग वीरेंद्र, जो प्रिंस थे उनके दीपेंद्र का और उनके पूरे परिवार का 2001 में जब मैसेकर हो गया था, सारे परिवार को मार दिया था. वहाँ के जो कम्युनिस्ट लीडर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उनका नाम था बाबूराम भट्टाराय, हैड ब्लेम इंडिया इन हिज ओपन लेटर. मैं उसको कोट कर रहा हूँ. वो ब्लेम किए थे इंडियाज ड्रीम ऑफ एनेक्सेशन नेपाल, एनेक्सिंग नेपाल लाइक सिक्किम हैड टू बी अमेंडेड and instead they had to make Nepal a Bhutan first, making before it another Sikkim.
वो बोल रहे थे कि नेपाल को इंडिया सिक्किम बनाना चाहिए, ना कि वो नेपाल को भूटान जैसा ट्रीट करना चाहिए, दोस्त जैसा, ना कि सिक्किम जैसा जिस पे इंडिया ने कब्जा कर लिया है। ये किसने बोला इंडिया ने सिक्किम कब्जा किया है? सिक्किम हैड अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया ऑलवेज ट्रीट नेपाल एज अ बेस्ट फ्रेंड, द नेबरहुड। इंडिया हैज़ नेवर दैट काइंड ऑफ इंटेंशन दैट दिस पीपल थॉट। पर आप जितनी भी ये बुरा बात बोल ले, है ना, जितने भी बुरा बात बोल ले, पर पॉइंट से है, अगर आप देखें, इंडिया ऑलवेज बिलीव नेपाल इज़ अ फ्रेंड और नेपाल को स्पेशल जगह देता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में। 2014 के बाद जब मोदी जी पीएम बने हैं, तकरीबन हेड ऑफ द स्टेट हैड विजिटेड ईस्ट कंट्री 17 टाइम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों में 5 बार नेपाल गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री 10 बार इंडिया आए हैं पिछले 10-12 साल में। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर फॉर नेपाल। क्या उनका कोई रोड बनाना हो, ट्रॉमा सेंटर बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, अभी 2015 में जो अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने 1 बिलियन पैकेज उनको दिया था और 50,000 हाउसेज बनाए, 44 हॉस्पिटल और 18 हेल्थ सेक्टर यूनिट्स बनाई थी। कोविड-19 टाइम में वी हैव प्रोवाइडेड अबाउट 23 टन्स ऑफ मेडिसिन, 1 लाख वैक्सीन्स एंड ऑल, बट द प्रॉब्लम्स हैपनिंग। सो आप जो अगर हम बात करें तो देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि रिलेशनशिप हमारा वैसा था। बट अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो वैसे तो मेरा टॉपिक सुस्ता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, पर पॉइंट है ये जो 2 डिस्प्यूट जो हमारी नेपाल के बीच में है उस पर चर्चा करते हैं हम। पहली डिस्प्यूट है काला पानी लेपू लेक लिम्पी अधूरा डिस्प्यूट और दूसरा है सुस्ता। चलिए बात करते हैं काला पानी लेपू लेक लिम्पी अधूरा डिस्प्यूट। ये जो रीजन है, बॉर्डरिंग रीजन है, अगर मैं तीनों जो काला पानी, लेपू लेक और लिम्पी अधूरा के बारे में बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। दिस काला पानी लेपू लेक एंड लिम्पी अधूरा डिस्प्यूट इज अ ट्रायंगल एरिया where India, China and Nepal meets together. Kala Pani is a valley considered by India to be the original point of the Kali River. So काली रिवर का जो मेन पॉइंट है, मैप में आप देख सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। सो काली रिवर का जो मेन पॉइंट है वो आपके इस साइड है ना, जो कि ईस्टर्न साइड पर आ थोड़ा सा। लेपू लेक पास इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द काला पानी and is important trade and pilgrimage route of the Tibet and Manzab. तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के अनुसार अगर बात है, काली रिवर वाज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेपाल। हाउएवर देयर वाज नो क्लियर डिमार्केशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ काली रिवर। फिर लिम्पी अधूरा इज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ काली रिवर अकॉर्डिंग टू नेपाल। सो नेपाल मानता है लिम्पी अधूरा ओरिजिनल पॉइंट है। तो इसका मतलब जो 3 जो जगह है जो आप मैप में अभी देख सकते हैं, लिम्पी अधूरा इस साइड है, फिर हमारा काला पानी है, फिर लेपू लेक है। तो काला पानी का जो एरिया हुआ, तो ये जो पूरा जो डिस्प्यूटेड एरिया देख रहे हैं वो इंडिया का हो जाएगा अगर काला पानी से ये नदी निकल रही है। अगर लिम्पी अधूरा से नदी निकल रही है तो ये जो पूरा रीजन है जो हाईलाइटेड डिस्प्यूटेड दिख रहा है वो रीजन नेपाल का हो जाएगा। इस पे बड़े डिस्प्यूट्स हैं। सो अब पॉइंट है, जब 1962 में जब हमारा चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, साइनो इंडिया वार, तो इंडिया स्टार्टेड डिप्लॉइंग इट्स मिलिट्री इन दी काला पानी रीजन एंड नेपाल डिड नॉट अपोज इट, नहीं अपोज किया जब 1962 में हम वहाँ पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉय किए थे। नॉनदलेस इट ऑब्जेक्टेड इट व्हेन इंडिया एंड चाइना इंक्रीज देयर ट्रेड रूट सिंस 2015। जब हम 15 के बाद इंडिया चाइना का ट्रेड रूट होता है तो अपोज करना शुरू कर दिया। सो नवंबर 2019 में आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, वी हैव abrogated आर्टिकल 370 दैट इज गिवन फॉर कश्मीर। सो वी हैव रिलीज अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। उस मैप में काला पानी, लेपू लेक और इन सबको अच्छे से दिखाया गया। उसी समय 2020 में उन्होंने, नेपाल ने प्रोटेस्ट किया 19 में कि काला पानी, लेपू लेक, लिम्पू अधूरा रीजन जो है इंडिया मैप में नहीं होना चाहिए। उन्होंने 2020 में एक अलग से संविधान पारित किया। उस संविधान में जो वहाँ के KP शर्मा ओली की गवर्नमेंट है, उसके अनुसार उन्होंने इन तीनों जो राज्य है, लिम्पी अधूरा, काला पानी, लेपू लेक और बिहार का जो सुस्ता है, इन सब को वो नेपाल के मैप में दिखाया।
सो बॉर्डर डिस्प्यूट इज स्टिल अनरिजल्व्ड, है ना, जब वो अपने नेपाल में दिखाते हैं तो अनरिजल्व है। अगर मैं सुषमा स्वराज के कोट करूँ 2014 में उन्होंने बोला है 90% ऑफ आवर बाउंड्री विद नेपाल हैज़ ऑलरेडी बीन एग्रीड बट वी हैव टू लुक फॉर द पॉलिटिकल इमिटस टू रिजॉल्व द रिमेनिंग इशूज जो सुस्ता और काला पानी का है। इस मैटर को ज़्यादातर इंटरनेशनल मुद्दा पे नहीं ले गया गया है, पर नेपाल इज थ्रेटनिंग ऑलवेज दैट इट इज़ प्लानिंग इनफॉर्मली टू टेक दिस इशू टू द यूएन जनरल काउंसिल। लेकिन अभी भी ये मैटर जो है बिलैटरल इशू पे है। एक तो हम काला पानी का बात किए, लेकिन दोस्तों मेरा जो मेन जो रिसर्च है वो रिसर्च सुस्ता डिस्प्यूट पे। तो सुस्ता के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ट्रीटी क्या बोलती है और ट्रीटी से इस पर्सपेक्टिव से हम इसको किस तरह से और देख सकते हैं। तो सुस्ता विलेज जो है, आप अगर मैं मैप दिखाऊं आपको, मैप देख सकते हैं। ये आपको ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे वेस्टर्न साइड में, और ये गंडक नदी पे बसा हुआ है। सुस्ता जो नदी है, सुस्ता जो गाँव है, गंडक नदी जिसे नेपाल में नारायणी रिवर बोलते हैं, इस रिवर पे एक गांव बसा हुआ है। नेपाल क्लेम करता है कि जो विलेज है वो सुस्ता रूरल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, जो नेपाल के लुम्बिनी प्रोविंस में वेस्टर्न नवलपरासी जिले में आता है। सो सुस्ता विलेज वाज वंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द रिवर एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1816, द ट्रीटी ऑफ सुगौली, the land which is in the western side of this river Gandak will be नेपाल, और जो ईस्टर्न साइड, साउथ ईस्टर्न साइड में जो ज़मीन है वो हो जाएगा बिहार का, मतलब चंपारण में आता है। तो शुरुआती में बोलते हैं कि जो सुस्ता गांव था, ये सुस्ता गांव वेस्टर्न साइड में था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी बाढ़ आया। खासकर मैं डेट बताऊँ 1845, 1954, 1972, 1980, 1989, जब गंडक नदी में बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ आई, जिसकी वजह से रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। और इट डिड नॉट हैपन ओनली फॉर सुस्ता, वहाँ पे वेस्टर्न चंपारण में एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे तकरीबन 300 से 400 मीटर वाइल्ड फॉरेस्ट जो है, जंगली जो फॉरेस्ट है, वो नदी में जा चुकी है। तो डिस्प्यूट इज़ नॉट ओनली अबाउट द लैंड, है ना, इट इज़ अबाउट द नेपाली रेसिडेंट्स। मैंने तो वहाँ पे जाके वहाँ के आसपास वाले जो गांव हैं वहाँ पे मैंने इंटरव्यू लिया, जब बात किया तो हमें ये पता चला है कि दिस इज़ नॉट अबाउट द लैंड, इट इज़ नॉट अबाउट द पीपल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लैंड। वी विल डिस्कस इन डिटेल दैट व्हाट इज़ इट हैपनिंग। तो जो रिवर चेंज हुआ है ना, जैसे आप मैप में आप देख सकते हो, ये रिवर है, ठीक है। अभी जैसे कि मैप में मैं आपको बताऊँगा, ये जो रिवर दिख रहा है मैप में, है ना, ये जो रिवर है, रिवर के वेस्टर्न साइड में सुस्ता है, पर रिवर कोर्स जब चेंज हुआ तो ये जो हाईलाइटेड आपको एरिया दिख रहा है नदी के वेस्ट ईस्टर्न साइड में, वो सुस्ता गांव है। जनरली कब क्या होता है, जब बाढ़ बहुत आता है, जब मैंने डेट बताया आपको 1945, उससे पहले 1845, है ना, 1954, 1947, है, फिर 1972, 1980, 1989, इन समय में जब इतना बाढ़ आता है तो लोग यहाँ से प्लान हो जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, और फिर आके रीसेटल हो जाते हैं बाढ़ जाने के बाद। तो रीसेटल के क्रम में, क्योंकि इंडियन लोग वहाँ पे रह नहीं रहे हैं, है ना, इंडियन तरफ से जो पुलिस हो गया, कोई भी हो गया, वो लोग यहाँ पे रह नहीं रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग, है ना, इंडियन पुलिस भी नहीं रही है, फोर्स भी नहीं रही है, क्योंकि हमारा ओपन बॉर्डर पॉलिसी है, नेपाल भाई भाई, है ना, भाई की तरह मानते हैं हम, नेबर मानते हैं, दोस्त मानते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग थोड़े ज़मीन पे सेटल होने के बावजूद ज़्यादा जगह पे सेटल हो गए। ये हमारा सबसे बड़ा डिस्प्यूट का मैटर बनता है। अगर मैं बात करूँ, अगर जो हमारे जो पुराने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है इंडिया गवर्नमेंट के टाइम पे, उनका नाम था श्री जसवंत सिंह, उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में बोला था that Nepali nationals had encroached about 5,000 acres of land. It is approximately about 20 square kilometer near the Narsi Susta region adjoining the Gandak river. ये 2002 के 17 अप्रैल का उनका स्टेटमेंट है, भाषण है इंडियन पार्लियामेंट का। इतने सारे ज़मीन को एक्सटॉर्ट किया गया। प्रणब मुखर्जी भी जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे 2006 में, उन्होंने लोकसभा में बताया पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट इज़ अवेयर दैट द लैंड इज बीन इंक्रोच्ड बाय दीज नेपाली नेशनल्स। सो ऐसा मैटर इज नहीं है दैट सुस्ता जो विलेज जो कोर्स चेंज किया है दैट इज़ ऑन द ओनली स्मॉल लैंड,
जब वो फिर से बचते हैं तो ज़्यादा लैंड इंक्रोच कर लेते हैं। ये स्पोर्ट्स था, इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जैसे मैंने बताया कि नेपाल गवर्नमेंट जो है मई 2020 में एक नई मैप रिलीज़ की थी। इस मैप में सुस्ता गाँव को काला पानी रीजन के साथ साथ मतलब नेपाल में दिखाया गया। इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करता है दिस न्यू मैप बस यूनिलेटरल एक्शन एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हम मानते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रिंट का 2020 का एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफिशियल का, जो मैं कोट कर रहा हूँ, नाम नहीं लिखा गया है उसमें। नेपाल हैज इंक्रोच इंडियन टेरिटरी इन सुस्ता बिहार बाय सेटिंग इट्स ओन पॉपुलेशन देयर एंड थ्रू वेरियस कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ एंड ऑल। जबकि नेपाली प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली बोलते हैं ही हैज़ ब्लेम्ड इंडिया को ब्लेम किए हैं, बोले इंडिया हैड इंक्रोज देयर लैंड, उनके लैंड को इंडिया इंक्रोज कर लिया। ये बहुत बड़ी डिबेट के रूप में सामने आता है। पर मैं एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ ब्रह्म चैलेंज का, जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर है। उनका मानना है कि नदी जब चेंज होता है तो लैंड किसका आता है। उनका मानना है इफ़ द चेंज ऑफ द रिवर कर्स इज रैपिड बाई एवोल्यूशन द बाउंड्री डज नॉट चेंज। एवोल्यूशन के तौर पर होता है तो बाउंड्री चेंज नहीं होता है। अगर हाँ इफ़ द रिवर चेंजेस कोर्स ग्रेजुअली दैट इज बाई एक्यूरेशन से जब चेंज होता है देन बाउंड्री चेंजेस अकॉर्डिंगली। ही फर्दर एडेड दैट सिंस द कोर्स ऑफ द गंडक रिवर हैड चेंज बाय द एक्यूरेशन सो सुस्ता विलेज फॉल्स इन इंडिया नॉट देयर। पर आपको पता होना चाहिए अगर ये बॉर्डर इंडिया छोड़ देती है इट वुड बी ए ग्रेट कंसर्न फॉर द थ्रेट इन द फ्यूचर, है ना। अब मैं आप बात कर लेता हूँ कि नेपाली मीडिया जो है सुस्ता गाँव के बारे में, सुस्ता डिस्प्यूट के बारे में किस तरह से बोल दी है। ठीक है, वहाँ का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यूज़पेपर है, उसका नाम है रिपब्लिका। इट्स ई न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म जहाँ पे नेपाली ऑफिशियल्स, लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स बहुत सारे इंडिया के खिलाफ कंसर्न जाहिर करते हैं। इनका मानना था बोथ कंट्रीज एग्रीड नॉट टू इनिशिएट एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नहीं लेता है, ये गांव वाले पे छोड़ दे हैं। वहाँ पे एक आदम खान है, आदम खान इज़ द वाइस चेयर ऑफ द सेव सुस्ता कैंपेन का वाइस चेयर है। और राम प्रसाद पांडे जो है वो सुस्ता गाँव म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक रोड इन सुस्ता। रोड एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है, सुस्ता वालों को घर टूट रहा है उनका, जबकि वो कच्चा रोड था। दूसरी न्यूज़पेपर है ऑनलाइन खबर, जो लिखते हैं कि एक्टिविस्ट ऑफ सुस्ता विलेज एंड इट्स चीफ हैड रिटन पिटिशंस टू द नेपाल गवर्नमेंट टू हैव अ डिस्कशन विद द इंडियन काउंटर पार्ट। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ के धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जो है वहाँ पे, जो यहाँ पे डीएम होते हैं इंडिया में, वहाँ पे चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। ही सेड दैट दिस इशू इज़ नॉट लिमिटेड टू वन डिस्ट्रिक्ट। नेपाल फेडरल गवर्नमेंट हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस मैटर। चलिए अब बात करते हैं, एक वहाँ के और भी विलेज के आदमी का इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने बताया इंडिया हैड कंस्ट्रक्टेड अ रोड ऑफ अबाउट 27 किलोमीटर साउथ ऑफ द फोर म्यूनिसिपैलिटी ऑफ देम, और इससे उनकी प्रॉब्लम हो रही है। पर इंडियन नेशनल गवर्नमेंट का जो हमारा जो सुषमा स्वराज थी, उन्होंने पहले ही बता चुका था क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे सॉल्व करना है। 2024 में नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर NP सैयद एम्फेसाइज किए हैं कि हमें पॉलिटिकल कंसेशन के द्वारा हम मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, और इंडिया ट्राई भी कर रही है। बोथ द कंट्री इंडिया नेपाल इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू देयर बाउंड्री वर्किंग ग्रुप BMW सिंस 2014 टू रीस्टोर द मिसिंग बाउंड्री। पर पॉइंट है, जब तक नेपाल बोल रहा है कि सुस्ता कालापानी रिवर डिस्प्यूट्स नहीं खत्म होता है, नेपाल इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व अदर रिवर्स, है ना। करीबन 182 स्ट्रिप मैप्स बनाए गए हैं जिसमें प्रॉब्लम्स है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में, पर नेपाल सॉल्व करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बोले सुस्ता पे पहले सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सुस्ता गाँव का। सुस्ता गाँव और उनके विलेज की लाइफ क्या है। एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय द स्क्रॉल, सुस्ता विलेज हैज़ ओवर 265 फैमिलीज़, जो कि नेपाली क्लेम करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि नेपाल के वेस्ट जो लुम्बिनी प्रोविंस है उसके अंदर एक ज़िला आता है जिसका नाम है वेस्टर्न लवर पारसी। उसके अंदर एक सुस्ता नाम का सुस्ता रूरल म्यूनिसिपैलिटी है जिसमें सैकड़ों गांव हैं।
उसके अंदर वार्ड नंबर 5 के अंदर ये सुस्ता गांव आता है। वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल है, वहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है श्री जनता दलित आधारभूत विद्यालय। एक ही स्कूल है जो आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूल का पिक्चर। यही स्कूल है, एक ही स्कूल है गांव में जो नेपाल गवर्नमेंट रन करती है। इसके जो वाइस प्रिंसिपल है ना, उनका नाम है औरंगजेब खान। उन्होंने बोला है सुस्ता हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड वी आर नेपाली। He further said that earlier Susta was on the right of the Gandak bank, which falls in Nepal. But in due course of time, the river has changed routes, and Susta now falls on the left bank of the Gandak, which is now controlled by India. So should the, he argued, he talking to the scroll to बोला है, should the changing course of a river change the nationality of a local resident? So let us discuss what is the problem being faced by these peoples. So one of the major issue of this village is the flood that generally comes every monsoon alternative due to the overflow of the Gandak river. So many people who live nearby or on this river basin had to migrate to the higher land. बहुत सारे क्रॉप्स खेती बाड़ी फंस जाती है इसके वजह में. इट इज़ ऑलवेज सीन दैट दे गेट अ वेरी लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द नेपाल साइड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, एंड इट इज़ इंडिया एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट इज़ पब्लिक, NGO और प्रशासन व्यवस्था हो, दैट कम्स फॉरवर्ड टू सपोर्ट द विलेजर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, फूड, शेल्टर. Nevertheless, many villagers of this one claim to be a part of Nepal. So lack of the government facilities and the implementation of the scheme are the major problem of these villagers. So village has no good routes, and when India try to make them, it is opposed by the Nepali leaders. So villagers also claim that they have a problem with the medical emergency. एक बार की बात है जब आपको पता है वहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं था, नेपाल जाने के लिए पुल नहीं थी. ये रिसेंटली एक पुल बनी है 2024 में, जिसकी बात करूँगा मैं. तो अगर उनको नेपाल जाना है तो इंडियन पुल यूज़ करेंगे, या बहुत दूर है वो, या तो वो नाव से जाएंगे. नाव आपको पता होना चाहिए नदी में रात में जनरली नहीं चलती है. तो एक बार की बात है, महिला प्रेग्नेंट थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको लेबर पेन हो रहा था. अब उसको नेपाल जाना था, नदी से जा नहीं सकती है रोड से, बहुत दूर एरिया है. उन्होंने क्लेम किया कि इंडियन आने नहीं दे रहे हैं. तो एक इंडिया में उनकी रिलेटिव रहते हैं. हाँ, हम दोनों का मैरिज रिलेशन बहुत अच्छा है. नेपाल और नेपाल की बेटी इंडिया की बेटी का बेटा बेटी के साथ ही होता रहता है. तो दे हैड वन ऑफ द मैरिज रिलेटिव इन इंडिया. उन्होंने कोऑपरेट किया और वो वेस्टर्न चंपारण के हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, डिलीवरी हो. सो मोस्ट ऑफ द पीपल यूटिलाइज इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ऑल. एक काठमांडू पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बात किया गया. पर यहाँ पे जो सुस्ता में जो पुल बनी है, जो पुल आप देख सकते हैं, एक करीबन 1571 मीटर लंबा है, जो करीबन 290 मिलियन रुपीज़ में बना है. 2024 में ओपन हुआ था जुलाई में. जैसे ये पुल ओपन हुआ, वेरी सुन इट बिकम अ प्लेस ऑफ टूरिज्म. लोग आने लगे, सेल्फी लेने लगे, वीडियो डालने लगे, गूगल पे डाले, इतने सारे सेल्फी वीडियो यहाँ पे आएंगे. एक विलेजर है जो क्लेम करते हैं इस गाँव के बारे में, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. He said the construction of a suspension bridge is a huge achievement of the Susta resident. We no longer have to rely on a foreign land, ये बोलते हैं, foreign territory to access our own land. This bridge truly connects us to our nation, he talks about. So while inaugurating the bridge, वहाँ के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल 2024 में बोलते हैं, it is a huge relief for the local of the Susta people who have to take risk their lives crossing the wooden boats. Bridge has now new identity of this place. इस गांव का नई आइडेंटिटी है. एक काठमांडू में पब्लिश हुआ था, काठमांडू पोस्ट में 27 सितंबर 2024 को. दूसरी जो समस्याएं हैं वो क्लेम करते हैं भारतीय प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल का जो अधिकारी है, जो पर्सनल है, वो उनको टॉर्चर करते हैं, उनका मानना है. जबकि वास्तव में है कि लोग जो है यहाँ पे इस गांव द्वारा टिम्बर फेलिंग, केन स्मगलिंग, वाइन को आयात निर्यात और चोरी डकैती वाला काम बहुत ज़्यादा होता है. चूँकि ये टेरिटरी डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर आता है, भारतीय प्रशासन सही से यहाँ पे जांच पड़ताल भी नहीं कर सकती है. तो ये इंडियन साइड से बहुत प्रॉब्लम है. जबकि नेपाली क्लेम करते हैं कि BSSP का पर्सन उनको टॉर्चर करता है. सो दे फर्दर ब्लेम
कि जब वो इंडिया में कोई काम के लिए आते हैं, मार्केट आना हो, सस्ता बाज़ार मतलब बड़ी मार्केट आना हो, सामान ले जाना हो सस्ते में, या हॉस्पिटल आनी हो, किसी भी काम से लिए इंडिया आना है, तो इंडियन जो एसएसपी के जो गार्ड है उनको घंटों भर लाइन में खड़ा कर देते हैं, इनका मानना है। तो दे आर बीन टॉर्चर, दे क्लेम बाय द एसएसपी, पर ऐसा नहीं है। जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, प्रॉब्लम होला तो हमारा गार्ड तो चेक करेंगे ना, पासपोर्ट तो नहीं लग रहा है। अब मैं बात करता हूँ, 2-3 गांव आसपास है जहाँ के लोगों से मैंने बातचीत भी किया था। एक गांव तो सबसे इम्पोर्टेंट गांव है चकदाहवा, जो करीबन 55 किलोमीटर वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट बेतिया से है, ये सुस्तर गांव के पास में है। यहाँ पे बहुत पक्की सीमेंटेड रोड है, पर सुस्तर गांव में जाएंगे तो रोड वगैरह रही है। तो कुछ एक एसएसपी के गार्ड बोल रहे थे चकदावा इज इन इंडिया बट सुस्ता इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो वहाँ पे मार्केट, दूसरी इंपॉर्टेंट गांव यहाँ पे है लक्ष्मीपुरबा, मतलब लक्ष्मीपुर रामपुरबा, जहाँ पे भी बहुत सारी स्कूल है, रेस्टोरेंट्स है, शॉप है, यानी स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, जिसकी फैसिलिटीज़ यूटिलाइज करते हैं। इस गांव के, सुस्तर गांव के आसपास ऊपर नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो पहले जमींदारी स्टेट बेतिया राज का एक हॉन्टिंग प्लेस था। सो इट वॉज अ हॉलीडे प्लेस एट अ टाइम। उसके साथ साथ आपके भेदिहारी है ना, भसी टोलन, ये सब दूसरे गांव हैं जो इसके आसपास रहती है। तो इनकी समस्याएं तो है, समझ लिया हमने। अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जो मेरा टॉपिक क्या था, ओपन बॉर्डर्स एंड ऑस्किलेटिंग आइडेंटिटीज़। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि पहले ये नेपाल के थे, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में रहते थे। अब ये गांव ईस्टर्न साइड में आ गया जो बिहार में पड़ता है, क्योंकि बॉर्डर बिकॉज रिवर, नारायणी रिवर और गंडक रिवर इज ए बाउंड्री, ये बाउंड्री है। तो क्या आइडेंटिटी इनकी चेंज हो गई है? इज इट अबाउट द ऑस्किलेटिंग आइडेंटिटीज, या फिर ये ज़मीन को इंक्रोच करके वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड आए हैं? और गवर्नमेंट पुल भी बना रही है, फैसिलिटीज़ भी दे रही है, गतिविधि हो रही है बॉर्डर पे, जिससे हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो सुस्ता बॉर्डर डिस्प्यूट इज ए बिलेटरल इशू फॉर बोथ द नेशन एज वी नो। पर अगर हम समस्या की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज दैट इज फेस्ड बाय द सुस्ता विलेज, क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, फिर से 4 नंबर मैप में देखेंगे, सुस्ता विलेज जो है is one of the dozens of villages that come under this rural Susta municipality under the western Nawalpasari district। ये जो म्यूनिसिपलिटी है तकरीबन 5 वार्ड इसमें है और सुस्ता 5 नंबर वार्ड में आता है। सो सुस्ता डिस्प्यूट इज नॉट अबाउट ऑल द विलेजेस ऑफ द सुस्ता रूरल म्यूनिसिपलिटी। ये डिबेट सिर्फ छोटा सा नदी के वेस्टर्न साइड में, ये बड़ी म्यूनिसिपलिटी है, डिबेट एकदम छोटे मुद्दे पे है। अगर मैं गूगल की बात करूँ, ये सेटेलाइट का गूगल मैप आप देख रहे हैं अभी, इस सेटेलाइट के गूगल मैप में सुस्ता गांव को नेपाल में दिखाया गया है, बॉर्डर देखिए, विच शोज दैट दिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी इज ए पार्ट ऑफ नेपाल। जबकि आप विकीमीडिया मैप देखेंगे ये वाला, इसमें सुस्ता गांव को इंडिया में दिखाया गया है। इसमें तकरीबन 265 फैमिली रहती है। तो जब भी ये बात करें प्रॉब्लम्स की, चीज़ों की, ये बात करते हैं, ये मेन लैंड से दूर रह रहे हैं, है ना। अगर मैं पूरी डिस्प्यूट की बात कर लूँ, इस मतलब ये जो गांव है सुस्ता गांव, इसमें तकरीबन 40,000 हेक्टेयर लैंड है। टोटल लैंड की बात 40,000 हेक्टेयर, जिसमें से 7,000 हेक्टेयर नेपाल कंट्रोल करती है, 14,000 हेक्टेयर इंडिया कंट्रोल करती है और 19,000 हेक्टेयर पे मेन डिस्प्यूट्स है। तो जैसे मैंने लोगों का इंटरव्यू जो आसपास वाले जो गांव है जो बिहार में पड़ता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चकदाहवा, लक्ष्मीपुर, रामपुरबा एंड द विलीदरी, भैसलोटन, उससे पता चलता है, लोग बोलते हैं इस गांव के लोग, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लैंड जिस पे डिबेट है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सुस्ता विलेज, इट हैड बीन इंक्रोच्ड बाय द नेपाली नेशनल ओवर अ टाइम एंड नाउ दे आर क्लेमिंग दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सुस्ता रूरल म्यूनिसिपैलिटी। क्योंकि यहाँ पे पिलर नहीं था, बाउंड्री नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो डिस्प्यूट्स हो रही है। सो दिस इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड बिकम पॉसिबल स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ द हेवी फ्लड्स, जब नेपाली सिटीजन आके फिर से बसते हैं और इंडियन पुलिस पर्सनल लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द लैक ऑफ द क्लियर बॉर्डर डिमार्केशन एंड द अब्सेंस ऑफ द इंडियन पुलिस एंड लोकल पीपल। दिस इज़ व्हाट वी नो अबाउट द सुस्ता, है ना। तो ये आपने मैप देखा, हमने समझा क्या है।
सो वी कैन से फाइनली दैट बोथ द नेशन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। रिसेंटली 2025 में जो सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द नेपाल एक कमिटी है, इंडिया नेपाल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप BMW, वो उनकी 7वीं अधिवेशन की मीटिंग थी नई दिल्ली में, अभी जुलाई में 30 जुलाई को थी। उस मीटिंग में इन्होंने डिसीजन लिया है कि 3 साल के अंदर 2027 तक बोथ दी नेशन इज ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दोनों नेशन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। सो सुस्ता रूरल म्यूनिसिपैलिटी अब प्रॉब्लम तो सॉल्व की बात चल रही है जगह पर दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं, सुस्ता पे वो अपनी गतिविधि बढ़ा रहे हैं। बड़ी पुल बना लिया है, सस्पेंशन ब्रिज, वहाँ पे वो टूरिस्ट हब बना रहे हैं। सुस्ता म्यूनिसिपैलिटी का एक अधिकारी है, उनका नाम है टेक नारायण उपाध्याय, ही इज चेयरमैन ऑफ द लोकल यूनिट। उनका मानना है एक काठमांडू पोस्ट में 26 जुलाई 2024 के काठमांडू पोस्ट का मैं कोट कर रहा हूँ। ही सेड, क्या नाम है, टेक नारायण उपाध्याय बोलते हैं, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ होम स्टे सर्विस इन सुस्ता टू अटैक टूरिज्म, टूरिस्ट लोग अटैक करने के लिए। सो नेपाली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ऑल्सो द ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट GCP इन वेरियस विलेजेस ऑफ सुस्ता म्यूनिसिपैलिटी टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ द पीपल यूजिंग द स्पेशली द डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो इतनी बड़ी बड़ी गतिविधि कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इसी